गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के अंदर, और विशेषतः मैं कहूँ तो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐसा विषय जिसमें हम बात करेंगे किसानों से संबंधित, और जिसमें आज बात करेंगे हम भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार जो अधिनियम है, भूमि दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भूमि सुधार जो है, अगर आज़ादी से पहले की बात हम करें तो भारत के अंदर क्या था कि विशेषतः अगर प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल की बात करें, तो वहाँ पे भूमि जो थी वो भूमिपतियों के पास थी, जमींदारों के पास थी। और समाज के कुछ एक ऐसे लोग थे जिसका पूरा का पूरा जो आपका कह सकते हैं कि भूमि के ऊपर आधिपत्य जो था वो समाज के कुछ लोगों का था। लेकिन हुआ क्या कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के अंदर एक सामाजिक समानता कायम करने के लिए, सामाजिक वातावरण बनाए रखने के लिए, और समाज के अंदर जो भेदभाव जो था, एक उच्च और निम्न लेवल का जो भेदभाव था, उसको समाप्त करने के लिए भूमि सुधार जो है वो एक आवश्यक कदम माना गया। और 1947 के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल और जीवी पंत जो थे, उन्होंने इस प्रकार की विचार या इस प्रकार के आइडिया जो है वो अपने दिमाग में सोचे। भारत के अंदर अगर सामाजिक समानता लानी है, तो कहीं न कहीं भूमि जो सुधार है उसमें कदम, और उसकी आवश्यक जो कदम है वो हमें उठाने पड़ेंगे। तो इसी क्रम में फिर क्या हुआ कि भूमि सुधार से संबंधित या जमींदारी उन्मूलन की कह लीजिए, या काश्तकारी जो अधिनियम जो था उससे संबंधित कुछ बातें जो है भारत के अंदर आपकी उठनी शुरुआत हुई। इसमें अगर भारत के आज़ादी के बाद भूमि सुधारों के कालक्रम में देखें तो इसमें दो हमें कालक्रम दिखाई देते हैं। पहला कालक्रम वो तो भारत के अंदर 1947 के बाद से शुरू हुआ, जो 1960 तक आपका गया। और दूसरा कालक्रम वो जो यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो 1965 के आसपास से मानी जाती है, वहाँ तक और उसके आगे का कालक्रम जो है वो सेकंड जो कालक्रम उसको कह सकते हैं। तो पहला जो कालक्रम है वो कौन सा था आपका? इसके अंदर दो कालक्रम थे। पहला 1947 से 1960 तक का, और दूसरा जो इसके अंदर कालक्रम था वो 1960 के बाद का। ये भूमि सुधार के अंदर आपका दो कालक्रम दोस्तों है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला अगर 1947 से 1960 तक की बात करें तो इसमें क्या था? इसमें मुख्यतः जो बातें कही गई वो क्या कही गई या क्या कोशिश इसमें कही की गई? एक तो जो बिचौलिए जो थे, बिचौलियों का अंत करना पहली चीज। दूसरी इसके अंदर आपकी करी गई, और वो करी गई कि भूमि जो कर है उसको भूमि जो है उसके कर को निश्चित करना, कर निश्चित करना। तीसरी जो है इसमें काश्तकारी अधिनियम से संबंधित बातें इसमें की गई। और चौथा जो है वो आपकी है कि हदबंदी लागू करना। हदबंदी लागू करना, और इसके बाद जो पांचवा है वो सामुदायिक और सहकारिता को बढ़ावा देना। सामुदायिक एवं सहकारिता को बढ़ावा देती है। ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर की गई? 1947 से 1960 के मध्य इनको एक प्रकार से इनको प्रायोरिटी बेस पे रखा गया, और इन सब चीजों के बारे में वहां पर डिस्कशन जो है वो किया गया। अब बात आती है कि 1960 के बाद में फिर क्या हुआ। तो जितने भी अधिनियम बने थे वो आपके 1960 के बाद में बने थे दोस्तों। इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, किस प्रकार से इसमें चीजों में चेंजेस हो सकता है, ये सारी चीजें जो है वो आपके 1960 के बाद में शुरुआत हुई थी। अब इसके अंदर जो है भूमि सुधार के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं। पहला आता है जमींदारी उन्मूलन, और दूसरा इसके अंदर आता है काश्तकारी अधिनियम। इसके अंदर दो चीजें आती है, पहली आपकी जमींदारी उन्मूलन और दूसरा आता है काश्तकारी अधिनियम। पहला जमींदारी उन्मूलन जो है उसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, जमींदारी उन्मूलन का अर्थ जो था वो ये था कि अधिक से अधिक जो लोग हैं, अधिक से अधिक जो कृषक है, उनको भूमि का स्वामी बनाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि
हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर अगर प्राचीन काल की बात करें या मध्यकालीन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ एक लोग जो थे वो भूमि के स्वामी थे, या भूपति जो थे वो भूमि पे उनका मालिकाना हक था। तो इस जमींदारी उन्मूलन प्रथा में क्या सोचा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको भूमि का एक प्रकार से मालिक बनाया जाए, या भूमि का मालिकाना हक जो है उनको दिया जाए। ये मूल उद्देश्य कि इसका था, जमींदारी उन्मूलन कानून का था। 1949 जो है, 1949 में इसमें 1949 जो जैसे ही आता है आपका, तो हम देखते हैं 1947 के बाद में, भारत के आज़ाद के लगभग ये 2 वर्षों बाद में आपका 1949 में आते आते कई जो प्रदेश थे, कई ऐसे स्टेट जो थे वहाँ पे जमींदारी उन्मूलन या काश्तकारी अधिनियम जो है वो बनाए जाने लगे, जिसमें मुख्यतः आपका यूपी था। मुख्यतः कौन था आपका? यूपी था। यूपी के अलावा आपका एमपी, बिहार, असम, इस तरह के जो स्टेट थे वहाँ पे जमींदारी उन्मूलन कानून जो है वो आपके 1949 के बाद में बनाए जाने लगे। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है, जो जिसका नाम है आपका जीबी पंत। जीबी पंत जो थे उसकी अध्यक्षता में यूपी में एक जमींदारी उन्मूलन संस्था बनी है। जीबी पंत जो है इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है, और जिसका नाम होता है जमींदारी उन्मूलन समिति। ये जमींदारी उन्मूलन समिति जो है वो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके काम करती है, और जब ये जमींदारी उन्मूलन समिति जब काम करती है, इसके द्वारा लिए गए डिसीजन जो है वो अन्य स्टेट आपके क्या है या अदर जगह जो है वो इसको लागू करने की कोशिश जो है वो आपकी की जाती है। और इस तरह इसके बनाए हुए जो आपके आइडिया जो है, इसके बनाए हुए जो विचार जो है वो अन्य स्टेट के लिए आपका क्या हो गया, एक प्रकार से नजीर के रूप में सामने आए थे। इसी बीच में क्या हुआ कि संविधान के अंदर कुछ संशोधन किया जा रहा था। संविधान जो है उसमें आपका संविधान सभा जो है वो क्या कर रही थी, आपका संविधान को तैयार कर रही थी। अब जब संविधान को तैयार कर रही थी, तो भारत के अंदर 3 व्यक्ति जो थे, वो 3 व्यक्ति, जिसमें पहला व्यक्ति आपका है JN नेहरू, दूसरा है आपका पटेल, और तीसरा है आपका जीबी पंत। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और जीबी पंत जो थे, और इसके साथ साथ कुछ एक जमींदारी उन्मूलन से संबंधित या उसके जमींदारी उन्मूलन के समर्थक जो थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर संविधान के अंदर ऐसा कुछ हमने संशोधन नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि जो आपके जमींदार जो लोग हैं, या पहले से जो आपके जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है, वो क्या करेंगे कि न्यायालयों में चले जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे, और वहाँ से अपने पक्ष में जो है वो निर्णय लेके आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ संविधान के अंदर आपका संशोधन की प्रक्रिया है वो उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। और इसमें फिर जीबी पंत है, जवाहरलाल नेहरू और पटेल जो है, उन्होंने संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान करने का प्रयास किया जिससे क्या हो कि एक निश्चित एक मुआवजा लेके किसी का भी जमीन का वो है अधिग्रहण, या उसमें उससे जमीन जो है वो वापस ली जा सकती है। और इसके जब ये सारी चीजें हो जाए, या उसको उचित मुआवजे के साथ अगर जमीन ली जाती है, तो वो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं हो जिसके थ्रू वो न्यायालय में चला जाए और न्यायालय जो है उसके पक्ष में आपका आ, फैसला जो है वो दे दे। तो इस प्रकार के संशोधन जो है या इस प्रकार के प्रावधान जो है वो इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर कहाँ पे डाले थे, संविधान के अंदर डाले थे। इसमें जो है, इसमें एक क्या हुआ, इन्होंने संविधान जो है उसमें एक प्रावधान किया, और स्टेट जो है, राज्य जो है, उसको एक विशेषाधिकार के रूप में इस प्रकार का अधिकार दिया कि आप जो है एक उचित मुआवजा देके किसी की भी जमीन का अधिग्रहण जो है वो एक कर सकते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, जमींदारी उन्मूलन प्रथा के नाम से, या जमींदारी उन्मूलन कानून के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार से संबंधित से अपवाद के रूप में 2 चीजों को अलग रखा गया। पहला जो था वो था वाणिज्यिक, पहला जो था वो था वाणिज्यिक, और दूसरा जो था वो था औद्योगिक। अगर इन कार्यों के लिए, वाणिज्य मीन्स व्यापार के लिए किसी की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है,
या वाणिज्य के लिए या औद्योगिक के लिए, उद्योग के लिए किया जाता है, तो उसके लिए फिर अलग प्रकार का सिस्टम जो है, अलग प्रकार की प्रोसेस है, वो होगी। जो साधारणतः जो कृषि से संबंधित जो जमीनें अधिग्रहण की जाती है, उससे अलग प्रकार के प्रावधान जो है वो इन दोनों केसों में आपके रहेंगे। लेकिन संविधान जो सभा है, या ये तीनों जो लोग सोच रहे थे, अब जब इन्होंने प्रावधान किया, उसके बाद ये सोच रहे थे कि इस प्रकार की चीजें जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट इसका आएगा, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और उनका नेगेटिव रिजल्ट जो है वो आने लगा। जमींदारी उन्मूलन जो प्रथा थी, या जमींदारी उन्मूलन जो कानून था, उसका धीरे धीरे क्या हुआ कि अनेक भागों में, देश के अनेक भागों में उसका विरोध होने लगा, और अनेक जो भूपति थे वो हाई कोर्ट चले गए। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें, तो एक भूपति जो थे वो आपके पटना हाई कोर्ट में चले गए, और पटना हाई कोर्ट ने जो है वो इनके पक्ष में, जमींदारों के पक्ष में आपका फैसला दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर कांग्रेस की वहां पे सरकार थी। हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पास प्रधानमंत्री बने थे 1947 से 1964 तक। उन्होंने फिर भारतीय संविधान में 2 संशोधन किए। 2 संशोधन आपके कौन कौन से किए? एक तो 1951 का संशोधन, और दूसरा 1955 का संशोधन। पहला जो अमेंडमेंट है, या पहला जो संशोधन है वो आपका 1951, और जो सेकंड जो अमेंडमेंट है वो आपका 1959 का। और इन दोनों अमेंडमेंट के बाद में एक कानून आता है 1956 का, जमींदारी उन्मूलन कानून। आप देखिए कि यहाँ पे 2 अमेंडमेंट जो है वो इसके विपरीत परिस्थितियां होने के बाद में यहाँ पे 2 अमेंडमेंट जो है वो किए गए। इन संशोधनों से क्या हो गया, इन संशोधनों से क्या इनका आपका कह सकते हैं कि उद्देश्य था, क्या ये ऑब्जेक्टिव जो था, इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट को अधिक पावर प्रोवाइड करना, पावर प्रोवाइड करना। अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग और 1955 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1956 में क्या हुआ कि जमींदारी उन्मूलन कानून जो है वो बन गया, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें बनने के बाद भी उसमें काफी जो कठिनाइयां हैं वो हमें देखने को मिली। और जमींदारी उन्मूलन जो कानून था, उससे लगभग 2 करोड़ के आसपास जो लोग थे, उनको क्या हुआ कि भूमि का स्वामी जो है वो बनाया गया। और जमींदारों को जो मुआवजा जो था, इसमें अब मुआवजा जो था वो मुआवजा भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। जैसे अगर बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर जो था, J&K जो था, वहाँ पे जमींदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार से पंजाब में अलग था, आपका आसाम में अलग था। तो इस प्रकार से मुआवजा राशि जो थी वो भी आपकी जमींदारी उन्मूलन प्रथा में एक जैसी पूरे देश के अंदर नहीं थी। अब बात आती है कि जमींदारी जो उन्मूलन प्रथा थी, तो उसकी कमियां क्या थी। अब इसके अंदर जैसे कई कमियां थी। जैसे अगर यूपी की बात करें, तो यूपी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर आपके अ, जमींदार जो थी, वो जमींदार जो थे उनको जमीनें जो थी वो अपने पास में रखने की अनुमति दी गई। और जमींदार जो थे उनको व्यक्तिगत खेती के नाम से जमीनें जो है अपने पास रखने की अनुमति दी गई। अब व्यक्तिगत खेती जो है वो क्या होती है कि कोई भी परिवार का एक व्यक्ति जो एक हल से खेती करता है, उसको क्या कहा जाता था? व्यक्तिगत खेती कहा जाता था। जैसे एक परिवार था, उस परिवार में एक व्यक्ति कितनी खेती करता है, वो उसकी क्या होती थी? व्यक्तिगत खेती होती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि मान्यता दी गई। लेकिन व्यक्तिगत खेती जो थी, व्यक्तिगत खेती का कोई प्री डिफाइन जो चीज थी वो आपकी नहीं थी कि व्यक्तिगत खेती की सीमा जो है वो कितनी होगी, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा या 30 बीघा। तो ये सबसे बड़ी जो कमी है वो इसकी मानी जाती है। आज के लेक्चर में हमने बात की कि जमींदारी उन्मूलन भारतीय संविधान से लेके 1960 और उसके बाद में, और 1951 और 1955 का जो अमेंडमेंट हुआ 1956 में आपका भारतीय और जमींदारी उन्मूलन जो प्रथा है, या जमींदारी उन्मूलन जो कानून जो है, लॉ जो है वो लागू हुआ, और उसमें क्या क्या कमियां रही उनके बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे काश्तकारी अधिनियम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।